Hello and welcome to Study Wings Education. This is third lecture of our brilliant initiative that is Let's Crack JKPSC 10 plus 2 lecturer exam in political science. इससे पहले हम 2 लेक्चर ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर डाल चुके हैं। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखें, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखें और उसके बाद ही लेक्चर नंबर 3 देखें। अदरवाइज आपका सीक्वेंस नहीं बनेगा और ना ही आपको पता चलेगा कि हम कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। लेक्चर नंबर 1 में हमने सिलेबस के बारे में बात की थी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी और प्लान ऑफ एक्शन के बारे में बात की थी कि हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। एक एमसीक्यू सीरीज जो हम ऑलरेडी चला चुके हैं, एक और कुछ हम बर्निंग टॉपिक्स के बारे में बात की थी। और लेक्चर नंबर 2 में हमने बात की थी, लेक्चर नंबर 2 में हमने एक्चुअली स्टार्ट किया था पॉलिटिकल थ्योरी से और हमने बात की थी कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम पॉलिटिकल कंसेप्ट्स पढ़ते हैं और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं। पॉलिटिकल कंसेप्ट्स में हमने बात की थी कि हम कौन कौन से पॉलिटिकल कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पावर और सिटीजनशिप। और लेक्चर नंबर 2 में हमने लिबर्टी को डिटेल में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट पॉलिटिकल कंसेप्ट दैट इज इक्वलिटी डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लेक्चर 1 देखें, उसके बाद लेक्चर 2 देखें, उसके बाद ही लेक्चर 3 पे आएं। तो सो इस लेक्चर में हम डिटेल में इक्वलिटी के बारे में जानेंगे। व्हाट इज इक्वलिटी? इक्वलिटी मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, स्पेशली इन स्टेटस, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज। कि स्टेटस में, राइट्स में और अपॉर्चुनिटीज में सब बराबर होने चाहिए, सब बराबर हैं। इक्वलिटी को हम डिटेल में पढ़ें उससे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप इक्वलिटी और इक्विटी का डिफरेंस समझें। इक्वलिटी और इक्विटी में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। स्लाइड के ऊपर क्या लिखा है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाएंगे इक्वलिटी और इक्विटी, बिल्कुल आपके दिमाग में डाल देंगे। और ऐसे ही हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे आपकी डिमांड और आपकी फेल्ट नीड पे। और जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर के एग्जाम की नीड पे हम कंप्लीट सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट आपने करना क्या है, सबसे पहले लेक्चर 1 देखना है, फिर लेक्चर 2 देखना है। आपके माइंड में जितने भी सवाल हैं वो अपने आप, उनके जवाब अपने आप आपको मिल जाएंगे। तो इक्वलिटी और इक्विटी के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। लेट अस सपोज आपके घर में 2 गेस्ट आ जाते हैं आज दिन के 2 बजे। आज दिन के 2 बजे, 2 बजे क्यों? आपने ऑलरेडी लंच कर लिया है और अब आपके घर में सिर्फ 3 रोटियां हैं पड़ी हुई। कंडीशन है कि आपने और रोटी नहीं बनानी, यही 3 रोटियां इन लोगों को देनी है। आपके घर में 2 गेस्ट आते हैं, एक का नाम है लास्की, एक का नाम है क्या? लास्की, और दूसरे का नाम है मिल्स। दूसरे का नाम है मिल्स। लास्की और मिल्स आपके घर में 2 गेस्ट आ जाते हैं। जो लास्की हैं ये 2 दिन से भूखे हैं, ये लंबा सफर करके आ रहे हैं, 2 दिन से भूखे हैं। और दूसरी तरफ मिल्स हैं जो सुबह का ब्रेकफास्ट भी करके आए हैं। मिल्स सुबह का ब्रेकफास्ट भी करके आए हैं। ब्रेकफास्ट में उन्होंने लाइट ब्रेकफास्ट किया है। लेट अस सपोज उन्होंने ब्रेड और साथ में चाय ली है, दो स्लाइस ब्रेड के लिए हैं और साथ में चाय ली है। बट लास्ट की 2 दिन के भूखे हैं। आपने करना क्या है, आपने ये 3 रोटियां ही इनको देनी है। तो पहले हम समझेंगे इक्वलिटी को और उसके बाद आप समझेंगे इक्विटी को। लेट अस सपोज आप इक्वलिटी को फॉलो करते हैं तो आप क्या करेंगे, आपके पास 3 रोटियां हैं तो आप 1.5 रोटी देंगे लास्की को और 1.5 रोटी देंगे आप किसको? मिल्स को। मतलब 3 में से 1.5 रोटी देंगे आप लास्की को और 1.5 रोटी देंगे आप मिल्स को। ठीक है,
तो ये क्या हो गई, ये हो गई इक्वलिटी। बट आपने करना क्या है, क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका है? लास्की जो 2 दिन से भूखे हैं और मिल्स जो नाश्ता भी करके आए हैं, दोनों को आप 1.5 डेढ़ रोटी दे रहे हो, क्या ये जस्टिस है? अपने आप से पूछिएगा। अगर आप इक्विटी को फॉलो करते हैं तो आप क्या करेंगे, लास्की जो कि 2 दिन से भूखे हैं, आप उनको देंगे 2 रोटियां, आप उनको देंगे 2 रोटियां। और मिल्स खुद बोलेंगे कि मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूं, तो आप मुझे एक ही रोटी दे दीजिए, आप मुझे एक ही रोटी दे दीजिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इक्वलिटी और इक्विटी क्या है। इक्वलिटी में जो इंसान भूखा था और जो इंसान जिसका पेट भरा हुआ था, उसको भूख नहीं थी, दोनों को आपने डेढ़ डेढ़ रोटी दी है। और इक्विटी में आपने जो इंसान भूखा था उसको 2 रोटियां दे दी हैं, और जो इंसान ब्रेकफास्ट करके आया था उसको आपने 1 रोटी दी है, और दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम भी नहीं है। मिल्स कहते हैं कि मैंने नाश्ता करके आया हूं, आप लास्की को 2 रोटियां दे दीजिए, मैं एक से गुजारा कर लूंगा और मुझे नीड भी एक की है। सो अब स्लाइड पे क्या लिखा है वो हम पढ़ते हैं, आपको समझ आ गया होगा, स्लाइड की तो जरूरत ही नहीं है। इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी मीन्स इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल, इंडिविजुअल या कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी या कोई सेक्शन ऑफ पीपल या कोई कम्युनिटी सोसाइटी की, मीन्स इक्वलिटी मीन्स इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल इज गिवन द इक्वल रिसोर्सेज और इक्वल अपॉर्चुनिटीज, उनको हम इक्वल रिसोर्सेज देंगे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे। तो इक्वलिटी में हमने यहां भी क्या किया, डेढ़ डेढ़ रोटी दोनों को दे दी थी। तो इक्विटी क्या है? इक्विटी रिकॉग्नाइज दैट अ पर्सन हैज डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, एक पर्सन के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं, बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकते हैं, कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, और उसकी सर्कमस्टेंसेस, उसके कंडीशन, उसके बैकग्राउंड, उसके हालात को देखते हुए हमने एलोकेट्स करने हैं एग्जैक्ट रिसोर्सेज और एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटीज नीडेड टू रीच एन इक्वल आउटकम। ठीक है, समझ आ गया इक्वलिटी और इक्विटी क्या है? इक्विटी में हम सर्कमस्टेंसेस देखते हैं, कंडीशंस देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं। जैसे SC ST के केस में हमें पता है कि SC STs को या OBC को काफी टाइम से 1947 से पहले डिस्क्रिमिनेट किया गया था, दबाया गया था, तो उनको हमने अगर रेस में लेके आना है तो उनको हमने दी है क्या, रिजर्वेशन। चलिए आगे चलते हैं, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बात पर फोकस करेंगे। अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस डोंट हैव इक्वल टैलेंट, हम सबके पास इक्वल टैलेंट नहीं है, बट ऑल ऑफ अस शुड हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हम सबके पास इक्वल टैलेंट तो नहीं होता, लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो इक्वल होनी चाहिए ना, टू डेवलप आवर टैलेंट, ताकि हम अपने टैलेंट को डेवलप कर सकें। ये किसने बोला था, एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बोला था जॉन एफ कैनेडी ने। जॉन एफ कैनेडी क्या कहते हैं कि हम सबके पास इक्वल टैलेंट तो नहीं है, बट हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि हम अपने टैलेंट को डेवलप कर पाए। किसने बोला? जॉन एफ कैनेडी ने। नेक्स्ट, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल बाय गॉड, भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने सब इंसानों को बराबर बनाया है, सबकी फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल नीड्स सिमिलर हैं, देयरफॉर ऑल आर इंटाइटल्ड टू बी इक्वल राइट्स। जब हमें भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने इक्वल बनाया है, हमारी फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल नीड्स सिमिलर हैं, तो हम हमारे साथ भेदभाव क्यों हो? हम सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो फंडामेंटल इक्वलिटी इज राइट ऑफ मैन। फंडामेंटल इक्वलिटी क्या है? राइट ऑफ मैन। इंसान एक रैशनल बीइंग है, इंसान एक रैशनल बीइंग है। इसका मतलब क्या है? इंसान एक रैशनल बीइंग है मींस इंसान जो है एबल टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इंटेलिजेंट थिंकिंग रेदर देन ऑन इमोशनल थिंकिंग। इंसान एक रैशनल बीइंग है, उसके पास दिमाग है, उसके पास अपनी सोच है, उसके पास अपनी इंटेलिजेंसी है, वो अपना डिसीजन अपने इंटेलिजेंस को मद्देनजर रख के
वो अपना सही डिसीजन ले सकता है, तो हम उसको अनइक्वल क्यों ट्रीट करें? इक्वलिटी मीन्स मैन मस्ट बी ट्रीटेड एज इक्वल। इक्वलिटी का मतलब क्या है, क्या समझ आया अभी तक? कि इंसान को इक्वल ट्रीट करना है हमने। जो ये इक्वलिटी का आइडिया है ये किसका था? क्या ये क्लासिकल थिंकर्स का था? क्या ये मेडिवल थिंकर्स का था? क्या ये मॉडर्न थिंकर्स का था? तो इक्वलिटी का आइडिया सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का था। इक्वलिटी का आइडिया सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, सबको बराबर राइट्स मिलने चाहिए, सबका स्टेटस सेम होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यही तो है इक्वलिटी। बट ये बात करने वाले, ये आइडिया वाले जो थिंकर थे वो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न थिंकर थे, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स थे। क्लासिकल और मेडिवल या क्लासिकल और मिडाइवल पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे वो इक्वलिटी पे बात नहीं करते थे। तो वो किस पे बात करते थे? वो बात करते थे हायरार्की पे। वो बात करते थे हायरार्की पे कि सोसाइटी में हायरार्की नेचुरल है। सोसाइटी डिवाइडेड है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। सोसाइटी में हायरार्की नेचुरल है और अनअवॉइडेबल है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते, ये नेचुरल है। जैसे प्लेटो क्या बात करते थे? प्लेटो बात करते थे कि इंसान तीन तरह के हैं, मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ कॉपर, मैन ऑफ सिल्वर। जो मैन ऑफ गोल्ड है वो सबसे ऊपर होगा, मैन ऑफ कॉपर उससे नीचे होगा, और मैन ऑफ सिल्वर सबसे नीचे होगा। मैन ऑफ सिल्वर जो है वो क्या करेगा? वो सर्व करेगा मैन ऑफ गोल्ड और मैन ऑफ कॉपर को। ये प्लेटो का मानना था। तो प्लेटो क्या है? प्लेटो एक क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर हैं, तो ये हायरार्की में बिलीव करते थे, इक्वलिटी में बिलीव नहीं करते थे। अरिस्टोटल की बात करें, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है इनको, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है इनको, फादर ऑफ जोलॉजी कहा जाता है इनको, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है इनको। कितने बड़े ज्ञानी इंसान थे। ये भी बोलते हैं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्लेव्स एंड नॉर्मल सिटीजन्स। नॉर्मल सिटीजन्स को सर्व करेंगे स्लेव्स, नॉर्मल सिटीजन्स ऊपर हैं, स्लेव्स नीचे हैं। ये भी बात करते हैं हायरार्की की। प्लेटो बात करते हैं हायरार्की की, अरिस्टोटल बात करते हैं हायरार्की की, मैकियावेली बात करते हैं हायरार्की की, रूसो बात करते हैं हायरार्की की। ये सब क्लासिकल थिंकर्स हैं, इनमें से कोई भी मॉडर्न थिंकर नहीं है। और ये क्या बात करते हैं? ये कहते हैं हायरार्की नेचुरल है और अनअवॉइडेबल है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में स्टोन एज के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक टाइम आया था, जो बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा जाता है इंडिया का। तो ये लोग, क्या इनके टाइम इक्वलिटी थी? इंडस वैली के लोगों ने क्या किया था? बड़े वेल प्लान वे में सिटी को बनाया हुआ था। जो उनकी सिटी थी, जो शहर था, जो टाउन था, वो दो पार्ट में डिवाइड था, एक अपर टाउन और दूसरा लोअर टाउन। अपर टाउन टेक्निकली ऊपर था, मींस एक रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया हुआ था। यहां से समझने की कोशिश करना मैंने ये क्यों डाला है इसमें। अपर टाउन जो था वो एक रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया था, और लोअर टाउन था जो वो एक टेक्निकली वो अपर टाउन से नीचे था। मींस अपर टाउन जिसको एक्रोपोलिस भी कहा जाता है और सिटाइडल भी कहा जाता है, और लोअर टाउन को लोअर टाउन कहा जाता है। तो कहते हैं कि अपर टाउन में रूलिंग क्लास रहती थी, और मार्चेंट क्लास जो थी वो उस टाइम पे रूल करती थी। तो मार्चेंट क्लास के पास क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी है, उनके पास पैसा है, तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते होंगे ना, तभी तो वो अपर टाउन में रहते थे और बाकी जनता जो थी वो लोअर टाउन में रहती थी। तो मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम इंडिया में भी हायरार्की थी। अगर हम आगे चलें, वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें, तो अर्ली वैदिक में तो हमें ओके ओके ठीक ठीक मिलता है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम आता है। वर्ण सिस्टम की बात की जाती है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के मंडला मंडला 10 में 10वें मंडला में एक हिम है जिसका नाम है पुरुषा शुक्ता। तो पुरुषा शुक्ता हिम कहती है कि ब्रह्मा गॉड के मुंह से पैदा हुए हैं ब्राह्मण, गॉड के बाजू से आर्म से पैदा हुए हैं क्षत्रियाज, और गॉड के लेग्स से पैदा हुए हैं वैश्याज, और गॉड के पांव से फुट से पैदा हुए हैं कौन? शूद्राज। और जो शूद्राज हैं उन्होंने इन सबको सर्व करना है। मींस हायरार्की की बात होती है वर्ण सिस्टम में।
वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक एज में ऋग्वेदा में बात होती है वर्ण सिस्टम की, तो मींस इक्वलिटी नहीं थी। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट थिंकर्स की बात करते हैं, उनके क्या व्यूज थे इक्वलिटी पे, और यहां से आपके लिए बनते हैं क्वेश्चन। ऑल मस्ट हैव एक्सेस टू सोशल बेनिफिट्स एंड नो वन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन एनी ग्राउंड। तो ये क्या है, ये इक्वलिटी की डेफिनेशन नहीं लग रही आपकी क्या? ऑल मस्ट हैव इक्वल एक्सेस टू सोशल बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स के का एक्सेस सबको होना चाहिए और कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा किसी भी ग्राउंड पे। तो ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं हराल्ड लास्की। आपको याद रखना है, पूछा जाएगा ये स्टेटमेंट किसने बोली है, तो ये बोली है हराल्ड लास्की ने। ऑल मस्ट हैव इक्वल एक्सेस टू social benefits and no one should be restricted on any ground. Next, absence of economic and social inequalities. ये बात भी करते हैं हेराल्ड लास्की कि सब बराबर हैं, सोशल बेनिफिट सबको बराबर मिलेगा, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वलिटीज नहीं होंगी। कौन बोलता है? हेराल्ड लास्की। एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस इन सोसाइटी, सोसाइटी में स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेगा। कौन बोलता है? हेराल्ड लास्की। एडुकेट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एडुकेट अपॉर्चुनिटीज आर लेड ओपन टू ऑल, सबके लिए खुली होंगी ताकि ईच में डेवलप हिज पर्सनैलिटी, हर कोई अपने आप को डेवलप कर सके, अपने आप का सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस ऊपर कर पाए। तो ये बात कौन करता है? ये हराल्ड लास्की बात करते हैं। मींस हराल्ड लास्की एक मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं हम कह सकते हैं, और ये इक्वलिटी पे बिलीव करते हैं, स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। ये कहते हैं कि सबको सोशल बेनिफिट का एक्सेस मिलना चाहिए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनइक्वलिटीज नहीं होनी चाहिए, स्पेशल प्रिविलेजेस सोसाइटी में किसी को नहीं मिलने चाहिए, और सबके पास डेवलप होने के सारे रास्ते खुले होने चाहिए। तो ये बात करते हैं कौन? लास्की। आगे चलते हैं। मेन हैव इक्वल राइट्स टू देयर नेचुरल फ्रीडम। Indeed, men have equal worth does not mean they have equal talent and equal capacity. Therefore, equal treatment would not fit in the meaning of equality. तो ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं लॉकी और लॉक। क्या बात करते हैं? इनकी स्टेटमेंट से लगता नहीं कि पूरे तरीके से इक्वलिटी को फेवर नहीं कर रहे। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सबके पास इक्वल टैलेंट और इक्वल कैपेसिटी नहीं है, तो फिर इक्वल ट्रीटमेंट फिट कैसे बैठेगा? ये कौन बोलता है? ये लॉकी बोलते हैं। ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। लॉकी की क्या स्टेटमेंट है कि हर किसी के पास इक्वल टैलेंट और इक्वल कैपेसिटी नहीं है, इसलिए इक्वल ट्रीटमेंट सबके लिए फिट नहीं बैठेगा। ये किसने बोला? लॉकी ने, और लॉक ने बोला। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। मैन आर बॉर्न इक्वल बट दे आर बॉर्न डिफरेंट एज वेल। मैन आर बॉर्न इक्वल, इंसान इक्वली पैदा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम वो डिफरेंट बॉर्न हुआ है। मींस इंसान है तो बराबर है, लेकिन हर किसी की सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं, बैकग्राउंड डिफरेंट है, कंडीशन डिफरेंट है। ये कौन बोलता है? ये बोलते हैं आयरिक फ्रॉम। आयरिक फ्रॉम, आयरिक फ्रॉम क्या कहते हैं? मेन आर बॉर्न इक्वल बट दे आर बॉर्न डिफरेंट एज वेल। आयरिक फ्रॉम। आयरिक फ्रॉम की एक बुक आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। हु रोट एस्केप फ्रॉम फ्रीडम? तो ये लिखी है आयरिक फ्रॉम ने। आयरिक फ्रॉम। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज फ्रीडम बट इक्वलिटी ऑफ आउटकम इज रिप्रेशन। ये किसने बोला? ये बोला फिगलर ने। फिगलर क्या कहते हैं? फिगलर कहते हैं कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो एक फ्रीडम है, बट इक्वलिटी ऑफ आउटकम एक रिप्रेशन है। किसने बोला? फिगलर ने। नेक्स्ट, पॉलिटिकल फ्रीडम विदाउट इकोनॉमिक इक्वलिटी इज प्रिटेंस, फ्रॉड, लाई और एंड द वर्कर्स वांट्स नो लाई। कि पॉलिटिकल फ्रीडम विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम इकोनॉमिक फ्रीडम के बगैर एक फ्रॉड है, एक झूठ है, एक धोखा है, और वर्कर्स जो हैं वो धोखा नहीं चाहते। ये किसने बोला? ये बोला मिकेल बकुनिन ने। मिकेल बकुनिन, वेरी इंपॉर्टेंट। मिकेल बकुनिन क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम एक धोखा है, एक फ्रॉड है, एक झूठ है। फिगलर कहते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज फ्रीडम बट इक्वलिटी ऑफ आउटकम इज रिप्रेशन। एस्केप फ्रॉम फ्रीडम बुक है आयरिक फ्रॉम की,
आयरिक फ्रॉम क्या कहते हैं कि इंसान बॉर्न तो इक्वल होता है लेकिन सेम टाइम डिफरेंट भी पैदा होता है। तो लॉकी कहते हैं हर इंसान का अब टैलेंट और कैपेसिटी सेम नहीं है, इसलिए इक्वल ट्रीटमेंट सब पे फिट नहीं बैठेगा भैया। ठीक है, आगे बात करते हैं। लास्की को अच्छे से समझ लिया हमने। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशंस की। अगर ज्यादा खींचेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, आप रिपीट करके देख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था लेक्चर 1 में मैं फालतू बातें नहीं करूंगा, सिर्फ काम की बात पे फोकस करूंगा। डायमेंशंस आर फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी। तो कौन कौन सी डायमेंशन है या इक्वलिटी की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? लीगल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी ऑफ आउटकम। इन सब डायमेंशंस के बारे में, इन सब फॉर्म्स के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट क्या है? लीगल इक्वलिटी। लीगल इक्वलिटी क्या है? लीगल लीगल वर्ड से ही पता चलता है कि कानून की, लॉ की बात की जा रही है। तो मीन्स लीगल इक्वलिटी मीन्स ग्रांट ऑफ इक्वल लीगल स्टेटस टू ऑल इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंस। कि सबको इक्वल लीगल स्टेटस मिलेगा सोसाइटी में। मीन्स लीगल स्टेटस कब मिलेगा? जब उस कंट्री की गवर्नमेंट कानून बना के डिक्लेयर करेगी कि सारे इंडिविजुअल जो हैं वो बराबर हैं कानून की नजर में। ठीक है, तो लीगल इक्वलिटी मीन्स इक्वल लीगल स्टेटस मिलेगा सबको। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब की थ्योरी है? 1762, याद रखनी है डेट। किसकी थ्योरी है ये? जीन जैक्स रूसो, जे रूसो। थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी थ्योरी है? तो जे रूसो की थ्योरी है। क्या कहते हैं रूसो? रूसो कहते हैं, जे रूसो बिलीव्ड दैट extension of legal equality to all citizens were the primary characteristic of civil society। कि एक सिविल सोसाइटी का प्राइमरी करेक्टरिस्टिक क्या है? कि उस सोसाइटी के जितने भी सिटीजन्स हैं वो लीगली इक्वल हों, उनका इक्वल लीगल स्टेटस हो। तो ये कौन कहता है? ये रूसो कहते हैं, जे रूसो कहते हैं अपनी थ्योरी। किसमें? थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में 1762। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहती है? ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी 1762 बाय जे रूसो। ये क्या करती है? एडवोकेट्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी। ये सिविल सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट की बात करती है बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, एक सोसाइटी होगी जो, मतलब सिविल सोसाइटी क्या होगी? ये सिविल सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। ये बात करते हैं कि लीगल इक्वलिटी होगी सब सिटीजन्स को, सब सिटीजन्स को लिबर्टी मिलेगी, इक्वलिटी मिलेगी और फ्रेटर्निटी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, आइडिया ऑफ लीगल इक्वलिटी thus emanates from moral consideration and serve as basic equal rights of man। मीन्स लीगल इक्वलिटी बोलने से कुछ नहीं होगा कि सरकार ने लीगल इक्वलिटी दे दी तो लीगल इक्वलिटी मिल गई। नहीं, हमें इस चीज को मॉरली अडॉप्ट करना होगा, अपने सोल में डालना होगा, अपने रूह में डालना होगा, अपने एथिक्स मॉरल में डालना होगा कि सब बराबर हैं। हमें मानना होगा कि सब बराबर हैं। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ लॉ इंप्लाइज इक्वल एक्सेस टू लॉ। मीन्स इक्वलिटी ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं बस सरकार ने कानून बना दिया, कानून है तो इक्वलिटी है। नहीं, लॉ है जो कानून है उसका इक्वल एक्सेस भी होना चाहिए सबको। लीगल इक्वलिटी इंप्लाइज इक्वल सबडक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स। ठीक है, कानून की नजर में सब बराबर हैं, सबको लॉ बराबर मानता है और इक्वल एक्सेस भी है लॉ का। लीगल इक्वलिटी क्रिएट्स फॉर्मल इक्वलिटी। तो लीगल इक्वलिटी से क्या होगा? फॉर्मल इक्वलिटी। हम हर पॉलिटिकल कंसेप्ट्स को जब पढ़ेंगे तो एंड पे इंडिया की बात करेंगे। जैसे हमने लिबर्टी की बात की थी तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन एंगल देखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगह है लिबर्टी की। तो हमने बात की थी कि लिबर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट है अंडर राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ क्या है? अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है और राइट टू लाइफ के अंदर ही आती है राइट टू लिबर्टी। तो ऐसे ही बात करते हैं, क्या इक्वलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन एंगल देख लेते हैं। क्या इंडिया में लीगल इक्वलिटी है? तो यस, इंडिया में लीगल इक्वलिटी है। बाकी एंड पे आर्टिकल की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल एंड पे देखेंगे हम डिटेल में कौन सा आर्टिकल किसके लिए है।
तो इंडिया में लीगल इक्वालिटी है? यस, इंडिया में लीगल इक्वालिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की। पॉलिटिकल इक्वालिटी मींस इक्वल पॉलिटिकल राइट्स फॉर सिटीजन्स। सिटीजन्स के लिए पॉलिटिकल राइट, इक्वल पॉलिटिकल राइट की बात करती है पॉलिटिकल इक्वालिटी। मींस फ्रीडम ऑफ पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस, राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। ठीक है, आपके पास फ्रीडम है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इलेक्शन प्रोसेस में, आप जिसको चाहे इलेक्शन में चुन सकते हो, जिसको वो चाहे वोट दे सकते हो, आप खुद इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, आप खुद कंटेस्ट इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। तो यही तो है पॉलिटिकल इक्वालिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल एज रैशनल बीइंग। इंसान एक रैशनल बीइंग है, कैपेबल ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्पैरिटीज। मींस इंसान जो है वो एक रैशनल बीइंग है, वो अपनी सोच, अपनी थॉट, अपनी इंटेलिजेंस को देखकर सही डिसीजन ले सकता है। इट इज बेस्ड अपॉन द अजम्पशन दैट इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इंश्योर कॉमन गुड। कैसे? आपने अपने एरिया का एमएलए सेलेक्ट किया, आपने एमपी सेलेक्ट किया, आपने अपनी जजमेंट पे सही बंदा, सही इंसान को भेजा आपके डिसीजन लेने के लिए, और वो डिसीजन जो है वो पूरी सोसाइटी के लिए, कॉमन गुड के लिए सही होंगे। ये बात कर रहा है इसमें। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इक्वालिटी कंसिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ पीपल। हमें पता है पॉलिटिकल इक्वालिटी में क्या आता है, कंसिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ पीपल की बात करता है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ फ्रेंचाइज की बात करता है, सबको वोट देने का हक है, राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट एनीवन, राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये शायद रिपीट हो गया। इक्वल फ्रीडम टू होल्ड एंड एक्सप्रेस पॉलिटिकल ओपिनियन विदाउट फियर और फेवर। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी का फेवर लेने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, आपने जिसको इलेक्ट करना है आप कीजिए, जो आपके लिए और सोसाइटी के लिए सही है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजन। आप एसोसिएशन बनाइए, आप पॉलिटिकल डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एसोसिएशन बनाकर। ठीक है, तो ये हमने किस पे बात की है, पॉलिटिकल इक्वालिटी पे। क्वेश्चन पूछा जाता है, हैना आरेंट, हैना आरेंट किसको सपोर्ट करती थी? पॉलिटिकल इक्वालिटी को सपोर्ट करती थी, इकोनॉमिक इक्वालिटी को सपोर्ट करती थी? तो हैना आरेंट सपोर्ट करती थी पॉलिटिकल इक्वालिटी को। याद रखना है आपको, हैना आरेंट किसको सपोर्ट करती थी? पॉलिटिकल इक्वालिटी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉलिटिकल इक्वालिटी पे, बात करते हैं रॉबर्ट डायल। रॉबर्ट डायल का पॉलिटिकल इक्वालिटी पे क्या व्यूज है? रॉबर्ट डायल या रॉबर्ट डायल, रॉबर्ट डायल भी पढ़ते हैं और रॉबर्ट डायल भी पढ़ते हैं कुछ लोग। तो रॉबर्ट डायल क्या कहते हैं? रॉबर्ट डायल बात करते हैं कि ओनली अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसिस्टेंट विद लॉजिक ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। कि पॉलिटिकल इक्वालिटी सिर्फ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही दे सकती है। वो बात करते हैं 5 क्राइटेरियाज की डेमोक्रेसी के लिए। तो रॉबर्ट डायल के 5 क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे बात करते हैं वो इंक्लूजन की, कि ऑल अडल्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी क्या करेंगे? वो कोलेक्टिव डिसीजन लेंगे। मींस इंक्लूजन ऑफ ऑल अडल्ट मेंबर्स इन अ कोलेक्टिव डिसीजन, इंक्लूजन की बात करते हैं। कंट्रोल ऑफ एजेंडा की बात करते हैं। पीपल मस्ट हैव द एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड हु मैटर्स आर टू बी प्लेस्ड ऑन द एजेंडा फॉर डिस्कशन एंड वोटिंग। ठीक है, इनलाइटन अंडरस्टैंडिंग, citizens ought to have adequate and equal opportunities for discovering and validating the choice on the matter to be decided, that what would best serve the citizens interest। कि वो करना है जो citizens के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए सही होगा। अफेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। डेमोक्रेसी का तो मेन पिलर है ना पार्टिसिपेशन, कि हर मेंबर ऑफ सोसाइटी जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो रॉबर्ट डाल भी यही बात कहते हैं। Citizens ought to have an adequate and equal opportunities for expressing their performance as to final outcome. Voting equality at the decisive stage. Each citizen must be able to express a choice that will counted as equal in weight to choice expressed by other citizen। तो यहां से आपने क्या याद रखना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा?
कि रॉबर्ट डॉल जो थे वो कौन सी इक्वालिटी को सपोर्ट करते थे। जैसे हैना अरेंट पॉलिटिकल इक्वालिटी को सपोर्ट करती थी, तो फर्स्ट सवाल यहां से पूछा जाएगा रॉबर्ट डॉल पॉलिटिकल इक्वालिटी को सपोर्ट करते थे। ठीक है। दूसरा, रॉबर्ट डॉल कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करवा सकती है। और इन्होंने 5 क्राइटेरिया बताए थे डेमोक्रेसी के 5 क्राइटेरिया कौन कौन से। इंक्लूजन, सारे के सारे अडल्ट मेंबर हैं जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड होंगे। कंट्रोल ऑफ एजेंडा, ठीक है। इनलाइटन अंडरस्टैंडिंग, अफेक्टिव पार्टिसिपेशन, वोटिंग, इक्वलिटी एट डिसाइसिव स्टेज। तो ये 5 क्राइटेरिया जो हैं, इनमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ रॉबर्ट डॉल। किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। तो इंक्लूजन आपको याद रखना है, इंक्लूजन क्राइटेरिया है, कंट्रोल ऑफ एजेंडा क्राइटेरिया है, इनलाइटन अंडरस्टैंडिंग क्राइटेरिया है, अफेक्टिव पार्टिसिपेशन और वोटिंग इक्वलिटी। ठीक है। इंडिया में पॉलिटिकल इक्वलिटी है, तो यस इंडिया में पॉलिटिकल इक्वलिटी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट अपने तीसरे डायमेंशन पे आते हैं हम इक्वलिटी के, क्या है? सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी क्या है कि सिंपल सी बात है, वर्ण सिस्टम नहीं होगा, सोसाइटी में हायरार्की नहीं होगी, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। सोशल स्टेटस, social state of affairs in which all peoples are isolated groups within a society have same status, कि सबका स्टेटस बराबर होगा, चाहे इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल या कोई कम्युनिटी या एससी या एसटी, कोई भी, सबका स्टेटस सोसाइटी में बराबर होगा। हायरार्की नहीं होगी, वर्ण सिस्टम नहीं होगा, कोई ब्राह्मण नहीं होगा, कोई क्षत्रिय नहीं होगा, कोई वैश्य नहीं होगा, कोई शूद्र नहीं होगा। सिंपल सी बात, सोशल इक्वलिटी, स्टेटस सबका बराबर है। एसआई बेन और आर.एस. पीटर्स, एसआई बेन और आर.एस. पीटर की एक बुक है जिसका नाम है सोशल प्रिंसिपल्स एंड डेमोक्रेटिक स्टेट 1975। ठीक है, याद रखना है, सोशल प्रिंसिपल्स एंड डेमोक्रेटिक स्टेट 1975 1975। ये किसकी बुक है? ये एस.एन. बेन और आर.एस. पीटर की बुक है। इसमें टर्म इक्वलिटी की बात की गई है। Term equality has adopted by socialists largely to distinguish their objective from early egalitarian ideals of the French Revolution। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के थिंकर्स थे वो क्या बात करते थे? वो बात करते थे हायरार्की की। तो इन्होंने क्या बात की है? इन्होंने उस ऑब्जेक्टिव को डिस्टिंग्विश किया है। मतलब सिंपल सी बात है, ये बोलते हैं सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं। ठीक है। मैन डिमांडेड इक्वलिटी बिफोर लॉ which they equated with elimination of aristocratic legal privileges and feudal obligation। तो उस टाइम क्या था? फ्यूडलिज्म था, स्पेशल प्रिविलेजेस थे कुछ क्लास ऑफ सोसाइटी को, अरिस्टोक्रेट्स के पास ज्यादा अरिस्टोक्रेट्स के पास प्रिविलेजेस ज्यादा थे, तो उन सबको खत्म करने की बात करते हैं। ठीक है। एसआई बेन, आर.एस. पीटर, सोशल प्रिंसिपल एंड द डेमोक्रेटिक स्टेट 1975, ये इनकी बुक है। तो ये किस पे बात करती है? ये बात करती है इक्वलिटी पे, सोशल इक्वलिटी पे बात करती है कि किसी के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे अरिस्टोक्रेट्स के पास स्पेशल प्रिविलेजेस थे, फ्यूडल लॉर्ड के पास स्पेशल प्रिविलेजेस थे, तो उस चीज को ये सपोर्ट नहीं करते, उसके अपोजिट में बात करते हैं ये किसकी? सोशल इक्वलिटी की। इंडिया में सोशल इक्वलिटी है, तो यस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी की बात करता है कि सोशल स्टेटस इक्वल है, मतलब इक्वल सोशल स्टेटस की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। आगे कहाँ करता है? लास्ट पे बात करेंगे। इकोनॉमिक इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी मींस राइट टू वर्क। आप ट्रेड कर सकते हैं कहीं भी कंट्री में, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, काम करने का आपका अधिकार है, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑन कर सकते हैं आप, जो आपका टैक्स बनेगा वो तो देना है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें बेसिक इकोनॉमिक्स का बेसिक्स है। ठीक है।
इकोनॉमिक इक्वालिटी डज नॉट इम्प्लाई इक्वल इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक कंडीशन सबकी बराबर हो। ये क्या बात करता है, ये बात करता है एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंसेस, के इकोनॉमिक डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स सेटिस्फाइंग द अर्जेंट एंड बेसिक नीड्स ऑफ फ्यू बिफोर एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ फ्यू, मतलब पहले हमने अर्जेंट और बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करना है, फुलफिल करना है। मतलब रोटी कपड़ा मकान पहले होने चाहिए, ना कि लग्जरी गाड़ी और लग्जरी लाइफ। ठीक है, सेटिस्फाइंग अर्जेंट एंड बेसिक नीड्स ऑफ फ्यू बिफोर एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ फ्यू, यही मतलब है इसका। मार्क्स क्या बोलते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी पे? मार्क्स कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यूअर हैंड्स पेव्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटागोनिस्टिक अपोजिंग क्लास। मतलब सिंपल सी बात है, मार्क्स कहते हैं कि कुछ लोगों के हाथ में वेल्थ कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। मतलब मार्क्स कैपिटलिस्ट के खिलाफ हैं। मार्क्स कहते हैं कि अगर वेल्थ सारी की सारी कैपिटलिस्ट के पास होगी, मींस ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट के पास होंगे, तो क्या होगा, कैपिटलिस्ट का दबदबा होगा और लेबर क्लास को वो दबाएंगे, और दबाएंगे तो क्या होगा, रिवॉल्ट होगा। ठीक है, तो मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स जो है वो कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि मींस ऑफ प्रोडक्शन कॉमन होने चाहिए, मींस ऑफ प्रोडक्शन का एक्सेस सबको मिलना चाहिए, ना कि कम्युनिस्ट को, ना कि कैपिटलिस्ट को। मींस मार्क्स के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ ही पैसा है। ठीक है, तो मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात कहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कॉमन होने चाहिए। ठीक है, इंडिया में इकोनॉमिक इक्वालिटी है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है। यस, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दो फॉर्म रह गई हैं हमारी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम। तो ये दोनों साथ साथ जानेंगे तभी आपको दोनों की समझ आएगी। इक्वालिटी ऑफ आउटकम क्या कहता है, सॉरी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मींस सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज अबाउट इंश्योरिंग एवरीवन हैज सेम अपॉर्चुनिटीज टू मेक गेन्स, सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी हो ताकि उसका फायदा उसको मिल सके। ये बात करता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इंडिविजुअल्स के लिए सेम होना चाहिए, मींस इक्वल स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए। अगर इक्वल स्टार्ट पॉइंट नहीं है, कोई दबी कुचली कास्ट है जो 1947 से पहले जिस किसी कम्युनिटी को, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दबाया गया था, डिस्क्रिमिनेट किया गया था, वो पीछे रह गई है, तो उसको रिजर्वेशन दो और उसको बराबर में लाओ, उसको स्टार्ट पॉइंट तो दो। अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी या डिस्क्रिमिनेटेड क्लास ऑफ सोसाइटी जैसे SC ST OBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वगैरह हैं, इनको सेम लेवल ऑफ प्लेइंग दो। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबके पास अपॉर्चुनिटी बराबर होनी चाहिए, अगर कोई पीछे रह गया है तो उसको रिजर्वेशन देके आगे लाओ। इंडिया में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यस इंडिया में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। सेम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से, तभी मैंने ये हर एक के एंड पे ये लाइन लिखी है। तो इक्वलिटी ऑफ आउटकम क्या होगी, तो जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आउटकम भी तो मिलना चाहिए, मीन्स रिजल्ट भी दिखने चाहिए। इज अबाउट ओवरसीइंग रिजल्ट्स, इट्स looks to ensure that people who are disadvantaged are making gains। 1947 से पहले जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, SC STs OBCs इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो ये लोग डिस्क्रिमिनेट जिनको किया गया था आज़ादी से पहले, जिनको दबाया गया था, उनको हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दी है, लेकिन अब रिजल्ट भी दिखने चाहिए, गेन भी उनको होना चाहिए, आउटकम भी आना चाहिए। तो ये क्या इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इक्वालिटी ऑफ आउटकम requires that individuals who have share of goods not merely chance to obtain them without hindrance of some obstacles। ठीक है, मीन सिर्फ अपॉर्चुनिटी होने से कुछ नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी है तो उसका आउटकम में भी दिखना चाहिए। आपको पता है टीना दाबी ने IAS में टॉप किया था, वो SC कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, तो SC कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिला, उनके पेरेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिली रिजर्वेशन की, और उन्होंने IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस पास किया, और आगे उनके बच्चों ने ओपन मेरिट में टीना दाबी ने IAS निकाल दिया। तो मींस इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, तभी तो इक्वलिटी ऑफ आउटकम आया ना। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया में इक्वलिटी ऑफ आउटकम है
तो बिल्कुल इंडिया में इक्वलिटी ऑफ वोट कम है। एक कंसेप्ट है कैपेबिलिटी अप्रोच, क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली ये कंसेप्ट लिबर्टी का था, तो वहां हम कवर नहीं कर पाए थे, तो मैंने सोचा यहाँ कवर कर लेते हैं। कैपेबिलिटी अप्रोच क्या बात करती है? कैपेबिलिटी अप्रोच पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में कौन बात करता है? तो कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में अमर्त्य सेन बात करते हैं। कौन? अमर्त्य सेन। कौन थे ये अमर्त्य सेन? ये थे इंडिया के फर्स्ट पर्सन जिनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में। कब मिला था? 1998 में। कभी कभी जीएस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हु वाज फर्स्ट इंडियन टू गॉट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? तो अमर्त्य सेन। कब? 1998 में। 2014 में इनको नालंदा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था? नालंदा यूनिवर्सिटी को कमार गुप्ता ने बनाया था एंशिएंट इंडिया के टाइम, और गोरी के टाइम बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया था। और 2014 में भारत सरकार ने फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया है एक नए कैंपस में, और उस नई वाली नालंदा यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट वीसी थे वो थे अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन क्या बात करते हैं? ये कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करते हैं। क्या कहते हैं ये बात करते हैं पाथ ऑफ ट्रू फ्रीडम की। क्या बात करते हैं? अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच रीडिफाइंस लिबर्टी। ये लिबर्टी को रीडिफाइंस करते हैं। ये कहते हैं बाय फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज रेदर देन मेयर प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज। ये कहते हैं सिर्फ रिसोर्सेज देने से कुछ नहीं होगा, आपको फोकस करना है इंडिविजुअल की कैपेसिटी पे, मींस कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं। तो कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दी थी? कैपेबिलिटी अप्रोच दी थी अमर्त्य सेन। ये क्या करते हैं? ये फोकस करते हैं इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी पे रेदर देन प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। कैपेबिलिटी अप्रोच इज नॉर्मेटिव अप्रोच टू ह्यूमन वेलफेयर दैट कंसंट्रेट ऑन एक्चुअल कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन टू अचीव द लाइफ। क्या उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है? अगर नहीं है तो उसकी कैपेबिलिटी को पे फोकस करना है हमने, ठीक है। सिर्फ राइट्स देने से कुछ नहीं होगा, उसको राइट्स का बेनिफिट मिलना चाहिए, उसमें कैपेबिलिटी डेवलप करो ताकि वो उस चीज का फायदा ले सके और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, अपनी सोशल कंडीशन को इंप्रूव कर पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल ऑफ इक्वालिटी पे। तो लिबर्टी में मैंने बात की थी, लिबर्टी आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है, उसके अंडर राइट टू लिबर्टी आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। तो ऐसे ही इक्वालिटी के बारे में बात करें तो इक्वालिटी क्या है? राइट टू इक्वालिटी हमें पता है फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 में। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि राइट टू इक्वालिटी कौन से पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में? तो तीसरे पार्ट में है, 3rd पार्ट में। तो राइट टू इक्वालिटी के लिए कौन कौन सा आर्टिकल है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, 14 टू 18। 14 देख लेते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सब बराबर है, कानून सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा। तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट, गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी को भी रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो 14 क्या कहता है? 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ क्या? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। 16 क्या बात करता है? तो 16 बात करता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, फ्री एंड फेयर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या डिसेंड या रेस, रेजिडेंस या प्लेस ऑफ बर्थ। अगर आप अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, आपके साथ अगर पास्ट में डिस्क्रिमिनेट किया गया है तो आपको रिजर्वेशन देके एक स्टार्टिंग पॉइंट तक लाया जाएगा। ये आर्टिकल 16 बोलता है, याद रखना, रिजर्वेशन की बात आर्टिकल 16 करता है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? आर्टिकल 17 17 खतरा। आर्टिकल 17 कहता है कि अगर आप अनटचेबिलिटी करोगे तो खतरे में पड़ जाओगे। तो अनटचेबिलिटी जो है वो एबॉलिश कर दी गई है अंडर आर्टिकल 17, ठीक है। अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, ठीक है। सोशली सब बराबर हैं, कोई वर्ण सिस्टम नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 क्या करता है? आर्टिकल 18 कहता है कि किसी के पास कोई टाइटल नहीं रहेगा, एबॉलिश ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ टाइटल की बात करता है आर्टिकल 18। प्रोहिबिट्स द ग्रांट ऑफ फॉरेन टाइटल, जैसे पहले टाइम में टाइटल दिए जाते थे, जैसे अकबर द 2nd ने टाइटल दिया था राजा का, राजा राममोहन राय को। गुप्ताज
जो थे वो टाइटल यूज करते थे, महाराजाधिराज, ठीक है, ऐसे राजा जी, ठीक है, शहनशाह, बादशाह। तो ये जो टाइटल दिए जाते थे, कोई भी टाइटल नहीं यूज करेगा। हाँ, आपको टाइटल मिलेंगे अगर आप वो टाइटल अपनी मेहनत से लेते हैं, अचीव्ड टाइटल होंगे, ठीक है। बाई बर्थ कोई टाइटल नहीं मिलेगा, जैसे मिलिट्री टाइटल, एकेडमिक टाइटल। आप एमबीबीएस करोगे आपके साथ डॉक्टर लग जाएगा, पीएचडी करोगे डॉक्टर लग जाएगा। तो आपको टाइटल लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल अलो हैं, बाकी कोई टाइटल आपको स्पेशल टाइटल, स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं दिया जाएगा। तो आर्टिकल 18 टाइटल बाय बाय। 17 खतरा, अनटचेबिलिटी। 16 सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, दबी कुचली क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जाएगा। 15 डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं की जाएगी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेस पे। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इस लेक्चर को प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ये सीरीज़ कैसी है, हमें ये कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर था। जल्द ही हम आपके रिस्पॉन्स पे, आपके फीडबैक पे नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, लेक्चर नंबर 4, और अपना नेक्स्ट पॉलिटिकल कंसेप्ट कवर करेंगे। हम ऐसे ही चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, बट हमें आपके पॉजिटिव फीडबैक की ज़रूरत है। इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर की पीडीएफ कंबाइन में मैं डाल दूंगा। ऑलरेडी फर्स्ट की डाली हुई है, लेकिन फिर से मैं सेम दोनों की कंबाइन डाल दूंगा। जो जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते रहेंगे हम कंबाइंड पीडीएफ डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।